स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे और शुरुआत करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर से जिसको आपको समझना जानना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की, जहां पर भर्रौली एक गांव है और इस गांव के निवासी और अशोकनगर सहित गुना में पीडब्ल्यूडी में एसडीओ और कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ रहे नरेंद्र सिंह रघुवंशी, जो कि अधीक्षण यंत्री के पद से रिटायर हुए थे और इसके 6 साल बाद अपने ही विभाग के प्रमुख अभियंता पर पदोन्नत किए गए। समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2007 से पदोन्नति की पात्रता रखते हुए भी उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया था। पदोन्नत यानी कि उनका प्रमोशन नहीं हुआ था, जबकि सरकार ने समान कारण और मानदंड होते हुए भी अन्य अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया था। यानी कि सारे रूल बुक के जरिए जो बाकी अधिकारी थे वो प्रमोशन ले रहे थे। शासन की मनमानी और पक्षतापूर्ण कार्रवाई इन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि हमने इसके खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिर में उनकी योग्यता के हिसाब से पीडब्ल्यूडी में इंजीनियरिंग के सबसे बड़े पद से रिटायरमेंट के आदेश जारी किए गए। साथ ही इस दौरान बीच में एक प्रमोशन का ऑफर भी उनको दिया गया, यानी कि एक प्रमोशन उनको और भी हुआ। करीब 12 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रघुवंशी ने अपने हक को पाया। नरेंद्र सिंह रघुवंशी के नीचे के पदों के अधिकारी और कम योग्यता वाले लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर उनके साथ यह अन्याय किया गया था। हालांकि जिस योग्यता के साथ उन्होंने काम किया उसके हिसाब से उन्हें नौकरी में रहते हुए ही इन सब पदों पर पदोन्नत किया जाना था, लेकिन उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ाई को जारी रखा और आखिर में अपना हक पाकर एक नजीर पेश की। तो अब तक सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री रहे नरेंद्र सिंह रघुवंशी अब सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी माने जाएंगे, यानी कि उनका डेजिग्नेशन होगा मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी सेवानिवृत्त, यानी कि आफ्टर रिटायरमेंट। तो ये देखिए, हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे थे ताकि आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये आपके साथ होता तो आप क्या करते। क्या आप हार मान लेते या नरेंद्र सिंह रघुवंशी जैसी कोई मिसाल पेश करते, 6 साल से भी ज्यादा समय लड़ाई लड़ते और फिर अपना हक पाते। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और यही बात होती है नरेंद्र जी कि जब आपके विपरीत, जब आप धारा के विपरीत चलते हैं तो बहुत सारे कष्ट भी होते हैं। तो कौन कौन से मुख्य कष्ट हुए, ये संघर्ष कैसे रहा, आपके हक पाने की ये जो लड़ाई है नरेंद्र जी? सर, आपका चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। सर, ये लोक निर्माण विभाग में मैं अशोकनगर में गुना में एसडीओ के पद पर था। उस समय हमारे 2 वरिष्ठ अधिकारियों में आपस में विवाद हो गया था। इस कारण एक सबसे बड़े अधीक्षण यंत्री ने मेरी गोपनीय प्रतिवेदन खराब कर दी थी और एक विभागीय जांच संस्थित कर दी थी, जबकि वो विभागीय जांच अनियमित थी। उसका निर्णय पैर में हो चुका था और जो मेरी सीआर गोपनीय प्रतिकूल टीका श्रेणी करके मुझे खराब सीआर की गई थी, उसके लिए मुझे संसूचित नहीं किया गया था। इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन शासन में दिया था और शासन ने मुझे वो रिप्रेजेंटेशन में मेरा मानकर मेरी सीआर ठीक कर दी थी और जिसने खराब सीआर दी थी उसको समाप्त कर दी थी। अब 14 बाद एक डीपीसी की कार्रवाई होती है विभाग में सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री पदोन्नत होने के लिए। उसमें मैंने देखा कि मेरा नाम नहीं था, तो मैंने पता किया कि मेरे खिलाफ में प्रतिकूल श्रेणी भी है और विभागीय जांच भी संस्थित है। तो चूंकि प्रतिकूल श्रेणी प्रतिकूल टीका के लिए मैंने अभ्यावेदन शासन में दिया था, शासन ने मेरे पक्ष में निर्णय लिया। इसके हिसाब से विभागीय जांच, इसके बाद में 10/11 को प्रतिकूल श्रेणी विलोपित होने के बाद 10/11 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक थी। इस बैठक में चूंकि शासन द्वारा प्रतिकूल श्रेणी विलोपित हो गई थी, उनके द्वारा की गई सीआर खराब
समाप्त कर दी गई थी तो मुझे पदोन्नति की योग्य मानना चाहिए था। जी। किंतु तत्कालीन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में जो अधिकारी थे, उन्होंने वो ही श्रेणी मानी हाँ। जो मेरी खराब की गई थी, जबकि शासन ने उसको निरस्त कर दिया गया था। ये मेरे साथ बड़ा अन्याय था। हम्म। और उसके बाद एक विभागीय जांच जो संस्थित थी, उसको इनको लेना था, उसको जानबूझकर छोड़ा गया। हाँ। इसके बाद जब मुझे अयोग्य घोषित किया गया तो मैं माननीय सिंगल बेंच ग्वालियर में गया, वहां मेरे पक्ष में फैसला आया। फिर मैं डबल बेंच ग्वालियर, ये लोग मेरे खिलाफ डबल बेंच गए तो वहां पर भी मेरे पक्ष में फैसला आया, और बाद में सुप्रीम कोर्ट तक गए, जो इसमें भी मेरा बिल्कुल फैसला बिल्कुल। मेरे पक्ष में अच्छा सामान्य था। नरेंद्र जी, जो जी हमारे दर्शक इस समय आपको सुन रहे होंगे, ये बात जी बताइए कि जो आपके मातहत ऑफिसर थे, यानी कि जो आपसे ऊपर के ऑफिसर थे या जो आपके नीचे काम कर रहे थे, तो ऐसा तो जी नहीं है कि किसी को भी ये घालमेल ना पता हो, पर क्या वो मतलब दूसरे अफसरों को खुश करने के लिए या दूसरा अफसर नाराज ना हो पाए, इसके लिए शांत बैठे थे? क्या आपकी जी मदद के नहीं। लिए किसी ने पहल नहीं की, मतलब आपसे जी जुड़े सर, हुए? मेरी मदद किसी ने भी नहीं की, एक ही शख्स ने की है। मैं भटकता रहा, मैं हाँ। अपने आवेदन देता रहा, हर एक व्यक्ति से मिलता रहा सर। हम्म। मैंने लगातार बहुत संघर्ष किया, मेरी अच्छा, किसी ने मदद आपने कितना वर्ष की सेवा दी इसी विभाग को? जो अधिकारी कर्मचारी आपके साथ लगातार जुड़े हुए थे, उनके साथ कितना वर्ष आपको बीत गया था? मैंने सर 33 वर्ष की सेवाएं दी हैं सर इस विभाग में। 33 वर्ष? जी और इस दौरान कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी भी होंगे जो शुरू से आपके साथ जुड़े हुए हों? हाँ, डेफिनेटली सर, ये सारे मेरे मेरे साथ ही थे। हम्म। बिल्कुल। तो ये मुझे हमारे, सर जी आपसे, जी, बोलिए बोलिए। सर जब प्रतिकूल श्रेणी मेरी जब शासन ने समाप्त कर दी गई थी, तो इनको मुझे योग्य हम्म। कर पदोन्नति में मुझे योग्य ठहराना था, किंतु इन्होंने जानबूझ के खराब सीआर मान करके अयोग्य ठहरा दिया। हम्म। इसके कारण मुझे माननीय सिंगल बेंच के शरण में जाना पड़ा। वहां मेरे पक्ष में फैसला हुआ। जी जी जी। सामान्यतः सिंगल बेंच का निर्णय मानती है सरकार, किंतु ये जो विभागीय अधिकारी जिन्होंने मुझे डिबार किया था, वो लोग डबल बेंच में गए। और उसके बाद देखिए, इसके बाद फिर ये वहां भी मेरे पक्ष में फैसला गया रहा, तो ये हम्म। सुप्रीम कोर्ट तक गए। अच्छा, ये मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, तो वो अभी सेवा में है कि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं? जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वो सारे से प्रतिशत आज की तारीख में कोई भी सेवा में नहीं है। अच्छा, तो क्या कोर्ट ने आपको ये प्रावधान भी, मानहानि का प्रावधान आपके लिए दिया है? जी, कोर्ट ने मानहानि का प्रावधान तो नहीं दिया, हाँ। लेकिन मेरे खिलाफ जो दूषित कार्रवाई गई थी, उनको कठोर शब्दों में निरस्त कर दिया हाँ। पर कि आपके द्वारा पर दूसरे नरेंद्र इस जी, व्यक्ति क्योंकि को। क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी और ये जो संघर्ष था, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर मानहानि का प्रस्ताव उन लोगों के लिए नहीं आए, ठीक है, आपको न्याय मिल गया, आपको जो चाहिए जी था वो संवैधानिक दृष्टि से आपको प्राप्त हो गया, पर उन लोगों जी का क्या जिन्होंने आपके साथ दगाबाजी की? और आप व्यक्तिगत नहीं थे, उन्होंने शासन के एक कर्मचारी, एक अधिकारी के साथ दगाबाजी की, यानी शासन की रूल बुक को ही धता बना दिया। तो ये तो जी कानून के साथ खिलवाड़ वाली बात हो गई ना, सीधे तौर पर। जी, बिल्कुल सही है सर। मैं सर इसी इसी सिलसिले में सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी। कि इन्होंने जब मुझे अयोग्य घोषित किया, शासन ने मेरी श्रेणी मेरे पक्ष में फैसला दिया, हम्म। लेकिन ये भी शासन के एक अंग थे, इन्होंने नहीं माना। फिर मुझे हम्म। न्यायालय जाना पड़ा। फिर मुझे ये बात समझ में नहीं आती, वो न्यायालय के निर्देश में फिर मेरे पक्ष में फैसला क्यों दिया इन्होंने, और मुझे हम्म। योग्य घोषित कर दिया गया। और एक जो योग्य में घोषित तो कर दिया मुझे, जी जी। लेकिन जो जानबूझ के ये उन्होंने विभाग की जांच छिपा के रखी थी, वो प्रकट कर दी इन्होंने। हम्म। फिर मुझे अयोग्य घोषित कर दिए गए। फिर हम्म। मुझे फिर पुनः न्याय की शरण में जाना पड़ा। इसमें मुझे 8 साल है ना कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। बिल्कुल। फिर बाद में ये बात थोड़ी सी समझने योग्य है नरेंद्र जी, क्योंकि कोर्ट को भी चाहिए था कि ठीक है, आपने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने आपको ये पूरी खाई में धकेला था? और अगर आप न्यायालय की शरण में नहीं जाते, कोर्ट की शरण में नहीं जाते, तो फिर क्या स्थिति होती नरेंद्र जी? एक बार वो भी बताइए। यदि माननीय न्यायालय की शरण में नहीं जाता, तो मैं बहुत छोटे से पद पे रिटायर्ड हो जाता। तो नरेंद्र जी, माननीय ऐसा न्यायालय जो अधिकारी सोचते हैं,
तो इनके लिए इतना आसान कैसे हो जाता है? शासन की रूल बुक को बिल्कुल हाशिए पर कैसे रख देते हैं? ये इतना पावर है। सर मुझे खुद समझ नहीं आता, जब मेरी डीपीसी हुई थी उसमें समान प्रकरण में एक आदमी को योग्य घोषित कर रहे हैं और मुझे अयोग्य घोषित कर रहे हैं, हाँ और जानबूझ के एक विभागीय जांच उसको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हाँ मतलब इतनी विसंगतियां हैं उस प्रकरण में, इसलिए तो माननीय न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया। हाँ। नहीं, मैं भी यही जानना चाह रहा हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे जो अभी सरकारी सेवा में सिलेक्ट हो रहे हैं या जो 20-25 साल, अब जब आप 33 साल के अनुभवी सिर्फ उसी सेवा के थे, 33 साल का अनुभव जब आपको हुआ, जब वो आपके साथ इतनी बड़ी दगाबाजी कर सकते हैं, जुर्म है ये जुर्म है, तो शासन की जो रूल बुक है उस पर कैसे बिल्कुल उसको कैसे मजाक बना रहे हैं उसका ये? सर मुझे ये प्रतीत होता है कि मेरा हाँ। मामला जानबूझ के लिंगर ऑन किया, क्योंकि मैं पात्र था, मुझे सही समय पे न बना के मुझे मेरा टाइम किल किया गया। उन्होंने कहा इस तरह लंबा समय खींच दिया जाए जिससे जी। कि है ना जिनको उनको फायदा देना तो वो लाभान्वित हो सके। हाँ, तो अब आप अपनी लड़ाई तो जीत चुके हैं, लेकिन क्या नरेंद्र जी आपको ऐसा नहीं लगता ये आधी लड़ाई आप जीते हैं, आधी जीत है ये? उन लोगों को सजा नहीं मिली जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया। सर इस मामले में तो बस ऊपर वाला ही देख रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतना परेशान रहा, मानसिक रूप से बिल्कुल ह्यूमिलेशन बिल्कुल, रहा, मुझे समझ इतना सकते हैं हम। प्रताड़ित रहा, मैं बयान नहीं कर सकता। जी। मुझे इन सब के आयोग घोषित के मतलब इन्होंने मुझे सिलेक्शन नहीं किया, उसके हाँ। बाद मुझे लगातार कहीं ना कहीं मुझे टॉर्चर करते थे। बिल्कुल, आपको मतलब जब आप संवैधानिक तौर पर कोर्ट से जब आप ये पूरे अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी आपको टॉर्चर किया गया, मतलब जी परेशान किया गया? हाँ, मतलब मानसिक रूप से कहीं ना कहीं है ना हस्तक्षेप धमकियां रहता दी था। गई आपको? आपको धमकियां भी दी गई थी इस दौरान? नहीं नहीं, ये धमकियां तो नहीं दी गई थी, या ये केस तो मैं नहीं वापस कहूंगा, ले लो, लेकिन है ना किसी के थ्रू बुलवाया गया हो कि इस केस को कार्य वापस ले प्रणाली लो? में परिलक्षित होता रहता था। हम्म। या नॉर्मली अच्छा किसी के थ्रू बुलवाया गया हो इस केस को वापस ले लो? जी नहीं, ये नहीं, अच्छा। ऐसा चल नहीं हुआ। चल मैं क्यों झूठ बोलूं, ऐसा कुछ हाँ, भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं आप बिल्कुल सच बोलिए, ताकि हाँ जो भी लोग शासकीय सेवा में हैं, अगर उस व्यक्ति के साथ भी इस तरह का अत्याचार या अन्याय घटित हुआ है तो कम से कम वो आपसे प्रेरित हो सके, आपसे प्रेरणा ले सके। और आप वो देखिए सर, जी बिल्कुल बोलिए। जब जब मेरे पक्ष में पुनः जब मैं कोर्ट गया, माननीय उच्च न्यायालय, मेरे पक्ष में फैसला हुआ, हाँ। तो आप देखिए उसके बाद मुझे सारे प्रमोशन बैकडेट्स मिले। मार्च 91 से मुझे ई बनाया, वाह। और 2002 से मुझे अधीक्षण यंत्री एसई बनाया, हाँ 2007 से मुझे चीफ इंजीनियर बनाया, और हाँ, 2011 से ईएनसी बनाया। मतलब रघुवंशी जी नियमतः आपको आपके पूरे अधिकार मिल गए? बिल्कुल नहीं सर, पूरे अधिकार के साथ सबसे बड़ी बात बताइए हाँ कि मैं बताइए। इन पदों, एसई, चीफ इंजीनियर, ईएनसी, तीनों पदों पर लगातार मेरी सीआर उत्कृष्ट थी, इन किसी की भी नहीं थी। हम्म इस कारण मुझे इन सबसे ऊपर रखा गया। हम्म। ये सब बहुत बहुत बड़ी बात है। और मुझे बिल्कुल मध्य बिल्कुल। प्रदेश में तीनों पदों पर रैंक बन दी गई। अच्छा, इन सब के बावजूद अगर रघुवंशी जी मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए अगर ये सब घटित नहीं होता और आप अपने पद पर कार्यरत होते, उस समय दर अनुसार जैसा कि आप बता रहे हैं साल दर साल के हिसाब से आपको पदोन्नति भी दी गई ये पूरे फैसले के बाद, तो क्या आप अपनी सेवा के थ्रू जनता की ज्यादा सेवा कर पाते बिल्कुल सर, लगातार मैं पदोन्नति प्राप्त करते हुए? 100% सर, जब पद बड़ा होता है तो आदमी उसके हिसाब से पावर रहता है, तो बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल। बहुत सारे अधिकार रहते हैं जनता की हाँ सेवा करने के लिए। यदि हाँ मैं 2007 से चीफ हाँ। इंजीनियर 2007 से मैं चीफ इंजीनियर बन जाता तो मैं 4 साल रहता उस पद पर, और 2011 से इंजीनियर इन चीफ बनता तो मैं 11 साल रहता। सॉरी, तो 2011 से मैं अगर ये इंजीनियर चीफ क्या बनता था, तो मैं इसके 6 पीछे साल रहता। साजिश क्या थी? क्या ये कोई निजी लड़ाई जैसा था या फिर कुछ मनमुटाव था या कोई दूसरी खींच थी? ना निजी लड़ाई थी, ना मनमुटाव था, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मुझे तो सिर्फ ये लगता है किसी हाँ। व्यक्ति विशेष को लाभान्वित करने के लिए सब है ना ये प्रक्रिया अपनाई, अच्छा, और ये मतलब प्रक्रिया पूरी औरों का तरह भला हो सके इसके लिए आपको मतलब एक तरह से डिटर्मिनेशन कर दिया गया? जी बस सिर्फ मेन कारण यही। अच्छा। नहीं, मैं ये कह रहा था जी यदि मैं बोलिए। इस योग्य नहीं था
तो सारे डिसीजन पहले लेने चाहिए, अलग अलग किस्तों में क्यों लिए गए, मेरा टाइम क्यों किल किया गया। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात आपने कही। बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के समय गुजारा गया ताकि उस समय पे हाँ। वो जो मेरी जगह लाभान्वित हुए उनको समय अच्छा मिल सके। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग, आपके साथ जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, मान लीजिए वो अगर ये वीडियो देखें तो उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? तो मेरे साथ सर उन लोगों ने विश्वासघात तो नहीं किया, न कुछ किया, लेकिन मेरे साथ जो और अधिकारी थे अच्छा भी नहीं किया नरेंद्र जी। अगर अगर ये सब नहीं किया होता तो आप शायद इतने साल, इतने वर्ष अपनी सेवा को देते, अच्छे से जनता की सेवा करते, लेकिन वो समय आपको कोर्ट में अनायास व्यतीत करना पड़ा। जी बिल्कुल 100% सत्य सर। मैं इस मामले में एक उदाहरण चाहता हूँ सर। मेरे खिलाफ महिला पाइडी मुझे क्यों महसूस किया कि जो विभागीय पदोन्नति समिति के मापदंड है, उस मापदंड में यदि 2 मापदंड है तो एक क्यों लिया, कंसिडर किया, दूसरा क्यों नहीं किया। नंबर 1। दूसरी, जब ये विभागीय पदोन्नति समिति एक दिन बैठक चल रही थी, उसमें जिसमें मुझे आयोग घोषित किया गया, उसमें एक अधिकारी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आते हैं भोपाल में, और पूरे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हम सारे अधिकारी उनकी बात सुन रहे थे। उसमें मैं बैठा था अशोकनगर में। वो जैसे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आते हैं भोपाल से, मुझसे मेरे को डायरेक्ट करके बोलते हैं, रघुवंशी जी अच्छी बात नहीं है, आप है ना पीएससी ऑफिस आके नेतागिरी करा रहे हैं। सर मुझे एक बात बताइए कि मैं अशोकनगर हूँ 4 घंटे दूर भोपाल से, तो मैं 10 मिनट में कैसे पहुंच सकता था भोपाल। तो सर्वोच्च पद पे बैठा अधिकारी इस तरह का मेरे को प्रताड़ित किया उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, इस तरह का मुझ पे आरोप लगाया। उसी समय मैं समझ गया था कि ये मुझे है ना आयोग को घोषित करेंगे, और ये क्लियर कट इनका मेडला फाइट इंसान था कि ये मुझे है ना मुझे है ना आगे बढ़ने नहीं देंगे। चलिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये जो लंबा संघर्ष है, अब ये फिलहाल बहुत दूर अब दिखाई देता है, और कुछ अच्छी यादें ज़रूर होंगी आपके साथ में। उसके साथ आप एक सीख ज़रूर दीजिए, जो शासकीय कर्मी हैं उन्हें, अगर उनके साथ ये सब कुछ घटित हो जाए तो कितना मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, कितना मानसिक रूप से उनको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। सर मैं तो अपने आप को है ना प्रताड़ित महसूस कर रहा था। मैं है ना, चूंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसलिए मैंने जीवन को उद्देश्य बना लिया था कि मैं जब तक रहूंगा तब तक मेरी सांसें, ये लड़ाई जरूर लड़ूंगा। और ईश्वर ने मेरी इस मामले में बहुत सहायता की। मैं लाख लाख शुक्र हूँ भगवान का कि उन्होंने मेरी मदद की। चलिए, हम भी यही बनाएंगे कि आपका और बाकी समय आप समाज सेवा में दीजिए, लोगों को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए नरेंद्र जी। चैनल का, आप सभी लोगों का, आपके माध्यम से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नरेंद्र सिंह रघुवंशी, जो कि अपनी कानूनी लड़ाई लड़कर संवैधानिक तौर पर जो कुछ उन्हें प्राप्त होना चाहिए था उसे प्राप्त कर चुके हैं। ये हमारी पेशकश में हमने कोशिश यही की कि उनकी बात को उसी तरह से सामने लाया जा सके। खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।